हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं के राज और आप देख रहे हैं मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल। आपको पता है आज कुछ नया होने वाला है। कैन यू बिलीव आई एम गोइंग टू टीच यू केमिस्ट्री। जी, आपने सही सुना, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। बट यूँ कहिए कि शायद मेरी मजबूरी है। बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे थे कि सर फिज़िक्स तो हो ही रहा है, कुछ केमिस्ट्री के लिए थोड़ा भी बहुत भी हेल्प कर देते। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ अच्छा ही जानकारी दे पाऊँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं जो आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास 12 के लिए, वो है द सॉलिड स्टेट, है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं द सॉलिड स्टेट के बारे में। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। देखिए, कह रहा है कि द सॉलिड स्टेट है ना, मैटर विच कैन एग्जिस्ट इन मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। बेसिकली 3 स्टेट्स मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैंने 5 स्टेट्स यहाँ लिखा है, बट जो मैटर है वो बेसिकली 3 स्टेट्स में रह सकता है। एक है गैसेस फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में, और क्या सॉलिड स्टेट में। लेकिन इसका 2 एक्स्ट्रा फॉर्म भी होता है, वो प्लाज्मा है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स है। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग इस 2 के बारे में तो खैर ज़्यादा चर्चा भी नहीं करना है हम लोग को। स्पेशली बात करना है किसके बारे में, सॉलिड स्टेट्स के बारे में बात करना है। ठीक है ना, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम लोग सॉलिड स्टेट की चर्चा कर ही रहे हैं तो हम लोग कुछ बातों को ज़रा क्लियर कर लेते हैं। बात क्या है, जैसे आप जानते होंगे कि जो मैटर्स हमने कहा कि हम लोग उसको बेसिकली 3 स्टेट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, तो ये जो डिसाइड हो रहा है कि कैसे हम लोग ये कह पाएंगे कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है या कौन गैसेस है, आखिर वो किस बेसिकली किस मैटर पर डिपेंड करता है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कह रहे हैं द सॉलिड द स्टेट इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट इज डिटरमाइंड बाय द 2 फैक्टर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। देखिए, ये 2 मेन फैक्टर है जो स्टेट्स को डिटरमाइन करता है कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैस है। अगर मैं आपको सॉलिड के बारे में बात करूं, ठीक है ना, तो सॉलिड के बारे में हम लोग जानते हैं कि सॉलिड जो है वो एक रिजिड बॉडी होता है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होता है, बहुत ही क्लोजली पैक रहता है। ठीक है ना, आप उसको सेपरेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसका मतलब उसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और उसको ईजिली हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते हैं, उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, एक तो ये हो गया। ठीक है, अगर हम लोग लिक्विड के बारे में बात करें तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है और वो बहुत ही लूज बॉन्डेड होता है। आप जैसे वाटर को ले लीजिए, आप थोड़ा सा हिलाएंगे तो भी वो हिलने लगेगा, यानी वो अपने स्पेस को छोड़ करके मूव कर सकता है। ठीक है, और जब गैस के बारे में बात करते हैं तो गैस तो आप जानते हैं एवरीवेयर, कहीं पर भी फैला हुआ है, हम लोग सांस ले रहे हैं, गैसेस है, ऑक्सीजन है। ठीक है ना, बट क्या हम लोग उसको देख पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड, बहुत ज़्यादा सेपरेट रहता है, अलग रहता है एक दूसरे से। ठीक है ना, इसलिए तो 2 बातें, मुख्य बातें हो गई। एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, थर्मल एनर्जी के बारे में बात करें। देखिए, अगर हम लोग सॉलिड स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सॉलिड में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही क्लोज होता है एक दूसरे के, है ना, क्लोजली बॉन्डेड रहता है। इसका मतलब है कि इसके पास थर्मल एनर्जी लो होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि थर्मल एनर्जी बेसिकली रिलेटेड है मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी से, और जब मॉलिक्यूल्स मोशन में होगा इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो उसके पास थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगा। तो आप तो ये समझ सकते हैं कि आखिर कौन सा मॉलिक्यूल्स है जिसमें मोशन ज़्यादा होगा। डेफिनेटली गैसेस मॉलिक्यूल्स में मोशन सबसे ज़्यादा होगा, उसके कंपेरिजन में अगर देखें तो लिक्विड में थोड़ा कम होगा, और सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो है वो तो मोशन में रहेगा नहीं। हाँ, वो मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, अपने मीन पोजीशन पर रह करके वाइब्रेशन कर सकता है। इसका मतलब है कि सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल मोशन के वजह से होता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स मोशन में नहीं होते हैं तो सॉलिड में थर्मल एनर्जी कम होगा, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, और गैसेस में बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगा। ठीक है ना, तो 2 बेसिक फैक्टर था जिसके आधार पर हम लोग इस मैटर को 3 स्टेट्स, बेसिकली 3 स्टेट्स में कह रहा हूँ, उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड स्टेट। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है ना, सॉलिड हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप, है ना। आप किसी भी सॉलिड बॉडी को उठा लीजिए तो आप देखेंगे, जैसे एक पत्थर ले लेते हैं तो पत्थर का एक डेफिनेट शेप है, ठीक है ना, मास है, और वो डेफिनेट वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, लेकिन वाटर में आप डेफिनेट शेप नहीं कह सकते हैं। अगर उसको आप ग्लास में डालेंगे तो ग्लास के शेप में आ जाएगा, अगर उसको आप किसी कंटेनर में डालेंगे, बर्तन में डालेंगे तो वो उसी बर्तन के शेप में चला जाएगा। और जहाँ तक गैसेस के बारे में बात है, उसका तो कोई शेप हो ही नहीं सकता है। हाँ, उसको कंटेनर में हम लोग रख सकते हैं, बट क्या है कि उसमें हम लोग उसको कंप्रेस करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह की बातें हैं। दूसरा है
सॉलिड आर रिजिड। सॉलिड क्या है? रिजिड है। जब आप दो पत्थर को टकराएंगे ना तो उसमें आप देखेंगे साउंड सुनते हैं। दो लोहा को टकराएंगे उसमें आप साउंड सुनते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो रिजिड बॉडी है, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड है, ठीक है ना। थर्ड क्या कहता है? सॉलिड आर नियरली इनकम्प्रेसिबल, ठीक है ना। कंप्रेसिबल का मतलब समझते हैं, जब हम लोग किसी भी सब्सटेंसेस को कंप्रेस करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए कि हम लोग गैस को कंप्रेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विफाइड हो जाता है, लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। इसका मतलब है कंप्रेस करने से उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है, ठीक है ना। लिक्विड को भी थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है, बट सॉलिड को मेरा मानना है कि उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, बहुत कम, स्लाइडली, किसी बहुत खास रीज़न में। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो कंप्रेसिबिलिटी है सॉलिड का वह अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁶ टाइम्स है इन कंपेरिजन टू गैसेस, ठीक है ना। अब आइए हम लोग बात करते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस या इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। मतलब सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है ना। और फिर कह रहा है क्या कि दे हैव शॉर्ट इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस। तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, मॉलिक्यूल जो है, सॉलिड जो है वो क्लोजली पैक्ड होता है, इसका मतलब है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत कम गैप्स होता है, ठीक है ना। फिर कहता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब है यहाँ पर एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑसिलेट्स अबाउट दियर मीन पोजीशन। सॉलिड्स में मैंने पहले भी कहा कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही पोजीशंस पर रह करके वाइब्रेशंस कर सकते हैं, ऑसिलेशंस कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसलेटरी मोशन पार्टिकल्स अलग अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और फिर कह रहा है कि सॉलिड हैव वेरी हाई मास टू वॉल्यूम रेशियो। मास टू वॉल्यूम रेशियो मीन्स डेंसिटी एज कंपेयर टू गैसेस। गैस के रिस्पेक्ट में इसका मास टू वॉल्यूम जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होगा, है ना, डेफिनेटली होगा भी। और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मैंने बताया कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके किस ऑर्डर में वो अरेंज है, उसके बेसिस पर हम लोग सॉलिड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमोर्फस सॉलिड, ठीक है ना। एक और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, खैर उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग बेसिकली दो टाइप्स में इसको डिवाइड करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड, ठीक है ना। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, नोट कर लिया आप लोग। अब देखिए, ये जो सॉलिड है इसको हम लोग टू पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किए। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा क्या है, एमोर्फस सॉलिड्स, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किसको कहा जाता है? कहता है कि जिसका जो मॉलिक्यूल्स है वो एक डेफिनिट पैटर्न में अरेंज होते हैं। द सब्सटेंसेस whose constituent particles are arranged in a definite geometric pattern, ठीक है ना, इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, जिंक, सल्फाइड, क्वार्ट्ज, डायमंड, एडीसी। लेकिन एमोर्फस के बारे में बात करें तो ग्रीक में हम लोग इसका मीनिंग जानते हैं नो फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं, मतलब एक कोई डेफिनेट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना। द सब्सटेंसेस whose constituent particles are not arranged in any regular arrangement are called amorphous solid, like glass, रबर, प्लास्टिक वगैरह, ठीक है ना। आप इसको अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल्स जो है ऊपर में इस तरह से अरेंज है, ठीक उसके गैप में फिर दूसरा मॉलिक्यूल्स है, फिर इस तरह से एक डेफिनेट पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको इस तरह से डिनोट दिखाना चाहें तो एक देखिए एक डेफिनेट पैटर्न आ रहा है, ये इसी पैटर्न पे लगा हुआ है। अगर हम लोग इस तरह से देखना चाहें इसको तो आप देखेंगे ये डेफिनेट पैटर्न में है, लेकिन यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है। आप देखिए यहाँ ये हेक्सागोनल बना रहा है, ये पेंटागन है, ये फिर टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है ना। इस तरह से क्या है कि मॉलिक्यूल्स में कोई एक डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है, तो ऐसे सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं कि एमोर्फस, मीन्स कोई एक डेफिनेट फॉर्म नहीं होना, ठीक है ना। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो डेफिनेट फॉर्म में होता है। जैसे अगर हम लोग क्रिस्टलाइन के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारा क्रिस्टलाइन है। डायमंड आप जानते हैं, ठीक है। अगर आप उसको हैमर करेंगे, उसको तोड़ेंगे ना, तो वो एक प्रकार से डेफिनेट अरेंजमेंट में टूट जाएगा अगर आप उसको तोड़ सकते हो तो। ऐसे तो वो तो बहुत हार्ड है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन आप उसको अगर तोड़ सकते हो तो वो एक डेफिनेट रेगुलर पैटर्न में वो टूटेगा, ठीक है ना। लेकिन एमोर्फस सॉलिड में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होगा। तो इस पर हम लोग एक डिटेल डिफरेंसेस देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंसेस है। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं
डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड। हम लोग थोड़ा बहुत तो चर्चा कर ही लिए डेफिनेशन के तौर पर। सबसे पहले शेप क्या कह रहा है इसका? शेप कह रहा है कि डेफिनेट करेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप क्रिस्टलाइन, ठीक है ना। ये मतलब एक डेफिनेट शेप होता है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट में ये ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट इसका होता है, ठीक है। और ये इरेगुलर फॉर्म जनरली इन पाउडर फॉर्म, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है नेचर ये सॉलिड होता है, ठीक है। और कह रहा है कि हैव टेंडेंसी टू फ्लो हेंस कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड सॉलिड्स, है ना। इसमें टेंडेंसी होता है, जैसे ही आप ये बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, आप इसको हैमर करेंगे तो ईजिली बिखर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि एन आइसोट्रॉपी या आइसोट्रॉपी। तो देखिए जो क्रिस्टलाइंस होता है वो एन आइसोट्रॉपिक होता है। इसका मतलब है कि आप इसको देखेंगे अगर, तो इसमें जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो डिफरेंट होगा, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन से देखेंगे तो वो डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। लेकिन ये आइसोट्रॉपिक होता है, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट वो कैसा होता है? तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, कि मतलब एक ही पैटर्न लगातार चलता रहता है और यहाँ पर ये जो इसका पैटर्न है वो ब्रेक होता रहता है। हम लोग इसके डेफिनेशन में फिगर बना के देखे भी थे, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट हैव ए शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और जैसे ही इसका एक फिक्स टेम्परेचर आएगा तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या होता है इसमें, क्या सॉफ्टन ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना। आप इसको अगर हीट करते जाएंगे तो कुछ टेम्परेचर पर ये सॉफ्ट हो रहा है एंड कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन इनटू वेरियस शेप्स, समटाइम्स बिकम्स क्रिस्टलाइन, है ना। और कभी कभी क्या है कि जब ये सॉफ्ट होगा फिर धीरे धीरे वो डिफरेंट फॉर्म में चला जाएगा, कभी कभी ये क्रिस्टलाइन भी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या कि क्लीवेज प्रॉपर्टी व्हेन कट विथ अ शार्प एज टूल। जब आप क्रिस्टलाइन को जब आप कट करेंगे शार्प एज से, ठीक है, तो क्या होगा? न्यू सरफेस फॉर्म्ड आर प्लेन एंड स्मूथ। जो नया सरफेस बनेगा वो बिल्कुल प्लेन भी होगा, स्मूथ भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो एक डेफिनेट पैटर्न में होता है। ये नहीं कि आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का बीच से काट करके हटा देंगे, ऐसा नहीं होता, वो एक निश्चित पैटर्न में कट जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इरेगुलर सरफेस आर फॉर्म्ड, ये बिखरा हुआ रहता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल प्लेन में कट जाता है। जैसे आप कहेंगे कि इसको अगर हम लोग स्लाइस में काटना चाहेंगे, जैसे ये है, आप इसको अगर यहाँ से कट करेंगे ना इस तरह से, तो ये बिल्कुल एक शेप में प्लेन सरफेस में ये कट जाएगा। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, जैसे ये ब्लॉक है, सपोज करिए इसको आप कट करना चाहते हैं, ठीक है ना, इस तरह से, तो जब इसको आप यहाँ से कट करके हटाएंगे तो ये क्या है कि ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा। आप इसको देखेंगे तो ये इसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा रफ सरफेस हो जाएगा, इस तरह से रफ सरफेस हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ कटिंग नहीं होगा, है ना। और नेक्स्ट कहता है कि इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेफिनेट एंड करेक्टरिस्टिक ड्यू टू द डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होने की वजह से इसका डेफिनेट इंथैल्पी होता है, और नो डेफिनेट इंथैल्पी, इसमें कोई डेफिनेट इंथैल्पी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का डिफरेंसेस था क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड में, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया ना। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं यूज ऑफ एमरफस सॉलिड, है ना। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेना चाहिए। देखिए मैं आपको लिख के इसलिए रीड करके बता दे रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा छोटा बने, है ना। कह रहा है कि एमरफस सॉलिड सच एज ग्लास, रबर, प्लास्टिक etc फाइंड मेनी यूज इन आवर डेली लाइफ्स बिकॉज ऑफ दियर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। किस किस यूज में है? नंबर 1, द मोस्ट वाइडली यूज्ड एमरफस सॉलिड आर इनऑरेंज ग्लासेस विच आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, हाउस वेयर, ठीक है ना, लेबोरेटरीज वेयर etc, लेबोरेटरी में, घर में इसमें यूज होता है इस तरह का। सेकेंड कह रहा है एमरफस सिलिकॉन इज द बेस्ट फोटोवोल्टाइक मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग द सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी इन फोटोवोल्टाइक सेल, है ना। जो सोलर प्लेट के बारे में बात करते हैं वो क्या करता है कि वो सनलाइट को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है रबर इज ऑल्सो एन एमरफस सॉलिड विच इज़ यूज इन मेकिंग टायर्स, शूज सोल्स वगैरह। आप तो जानते हैं रबर का यूज हम लोग टायर में करते हैं, जूते के सोल वगैरह में हम लोग का यूज़ करते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ प्लास्टिक विच इज़ एमरफस सॉलिड्स आर वाइडली यूज इन मेकिंग आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़। हम लोग के डेली यूज़ में प्लास्टिक का बहुत बड़ा रोल है, वह भी एक एमरफस सॉलिड ही है, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। मॉलिकुलर, दूसरा है आयोनिक, तीसरा है मेटालिक सॉलिड्स एंड चौथा है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये जो मॉलिकुलर है इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक नॉन पोलर,
पोलर और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है ना। नॉन पोलर क्या है, इसमें देखिए हम लोग क्या क्या यहाँ लिख रहे हैं। एक तो टाइप्स ऑफ सॉलिड हो गया, फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में मैंने बताया था एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, आयंस होगा, क्या होगा उसमें, किस तरह का बॉन्डिंग हो रहा है और फिर उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, और कुछ एग्जाम्पल्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नॉन पोलर में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का ये बना हुआ होगा, ठीक है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से। बॉन्डिंग टाइप कैसा होगा, डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस होगा। ये एक प्रकार का वांडर वाल फोर्सेस का एक टाइप है, एक प्रकार का कह सकते हैं, वीक फोर्सेस है ये, ठीक है ना। सॉफ्ट लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इंसुलेटर होगा, जैसे S2 हो गया, I2 हो गया, CO2, ये सब सॉलिड स्टेट में हम लोग बात करें, ठीक है ना। पोलर में बात करें, पोलर मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होगा। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स तो आप समझते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक बार देख लीजिए आप इसको। हाँ, तो मैं बात कर रहा था क्या कि जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स में, पोलर मॉलिक्यूल्स है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, है ना। इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, सॉफ्ट लो मेल्टिंग पॉइंट और इंसुलेटर होगा। HCl हो गया, SO2 हो गया, है ना। ये जो CO2 है ये सब सॉलिड है, सॉलिड के बारे में हम लोग बात करेंगे, सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डेड में अगर हम लोग बात करें तो इसमें किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा, तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन, इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। कोवलेंट कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है ना। जैसे इसमें देख लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हार्ड होगा, इंसुलेटर होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जैसे आइस के बारे में बात करें, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आयोनिक। आयोनिक में क्या है, नाम से ही पता चलता है कि ये आयंस का बना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होगा। कैसा इसमें बॉन्डिंग होगा, तो कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब ये आयन है तो चार्ज होगा, प्लस और माइनस चार्ज होगा, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कैसा होगा, कोलम्बिक मतलब कुलम्ब्स लॉ के अनुसार, ठीक है, फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं। हार्ड एंड ब्रिटाइल है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट एंड कंडक्टर इन मॉल्टेन स्टेट और व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है ना। ये कह रहा है कि ये जब सॉलिड होगा तो ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा, लेकिन जब मॉल्टेड स्टेट में आएगा, जब वो थोड़ा सा पिघल जाएगा, पिघलने लगेगा, तो वो क्या है, एज ए कंडक्टर होगा। और जब इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो फिर ये कंडक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। जैसे NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड हो गया, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक्स, ये सब जो है ये देख रहे हैं आप, ये सब एलम है कुछ, ठीक है, वो है आपको आयोनिक। फिर है मेटालिक सॉलिड्स, पॉजिटिव मेटल आयंस का बना हुआ होगा, ठीक है ना। और कह रहा है कि मोबाइल यानी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोग बात करें, इसमें मेटालिक बॉन्डिंग होगा, इसमें सिल्वरी लस्टर होगा, ठीक है, हाई रिफ्लेक्टिविटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है ना, हाईली डक्टाइल एंड मेलेबल होगा, ठीक है क्या। और इसमें कह रहा है कि ऑल मेटल्स, कॉपर, सल्फाइड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ETC एंड सम एलॉयज, ये सब क्या है, ये सब मेटालिक सॉलिड है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है ना। ये एटम्स का बना हुआ होगा, कोवलेंट बॉन्डिंग होगा इसके बीच, ठीक है। नॉन वोलाटाइल होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट और इनकम्प्रेसिबल होगा, बात कर चुके हैं, वो उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकेगा। एंड हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल ये इंसुलेटर होगा, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज है, ठीक है ना। इस तरह का जो एलिमेंट्स है ये बहुत ही हार्ड होगा, ठीक है। ये था हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है क्या। तो इसके बारे में आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे आपको और भी बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा पाएँ, क्योंकि ये तो लिटरेचर के फॉर्म में था, इसलिए इसको मैंने पहले से लिख करके आपको डिस्क्राइब कर दिया। और फिर जब हम लोग अगले क्लास में आएंगे तो वहाँ पर कुछ अच्छे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग उसमें कुछ बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।